Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study about the structure and stability of benzene. We are studying the aromatic hydrocarbons and we were discussing about the unusual stability of benzene. So here we are going to discuss these two things about benzene. One is its structure, the other one is its stability. So the first one is structure of benzene. अगर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को आप देखें तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया गया है ये फिगर ए के अंदर. सो इफ़ यू हैव अ लुक एट दैट स्ट्रक्चर it shows that benzene has one type of carbon-carbon bond with a bond length of 1.395 angstrom. बेंजीन के अंदर अगर आप देखें तो ये एक डॉटेड लाइन अंदर आपको नज़र आ रही है. इसका मतलब है कि बेंजीन के अंदर ये जो बॉन्ड्स हैं ये सारे एक ही तरह के बॉन्ड्स हैं. मतलब ये एक रिंग की शक्ल में आपको जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, इट मीन्स के ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ऑफ वन टाइप and they have a bond length of 1.395 angstrom, which is the average of the lengths of sp2 single bonds and double bonds. अगर आप देखें ये आपको राइट साइड पे 1,3 ब्यूटाडाइन नज़र आ रही है. इसके अंदर अगर आप देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो है वो 1.467 एंगस्ट्रॉम है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.344 एंगस्ट्रॉम है. तो 1.395 इन दोनों के दरमियान है, मतलब वो इनकी तकरीबन एवरेज बनती है. तो बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ एवरेज ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, इन दोनों के दरमियान में है, मतलब ना वो सिंगल है और ना डबल है. तो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने जो याद रखनी है कि सारे बॉन्ड्स एक जैसे हैं. ये नहीं कि आधे बॉन्ड डबल हैं और आधे सिंगल हैं, बिल्कुल वो सारों की बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली इक्वल है. और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 1.08 एंगस्ट्रॉम. फिर दूसरी बात, ऑल द एटम्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल लाई इन वन प्लेन. जितने भी एटम्स हैं बेंजीन मॉलिक्यूल में वो सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं. वो मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं बनता, वो 2 डायमेंशन में फिट हो जाते हैं. अगर आप कैक्यूल स्ट्रक्चर को देखें, इट शोज़ 2 टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड्स. तो कैक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर देखें कि सिंगल और डबल दोनों तरह के बॉन्ड्स मौजूद हैं अगर इसको हम देखें. और इसकी जो इनएडिक्वेसी है, मतलब ये स्ट्रक्चर बेंजीन को सही रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उस चीज़ को अगर हमने ओवरकम करना हो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसकी रेमेडी क्या है कि हम बेंजीन को इन 2 स्ट्रक्चर्स के रेजोनेंस हाइब्रिड के तौर पे पेश करें. कि बेंजीन का एक ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर जिसमें डबल बॉन्ड पहले इधर है फिर इधर है, इन दोनों को अगर हम प्रेजेंट करें विद अ डबल हेडेड एरो, तो इस तरह से हम बेंजीन को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स हैं और जो दरमियान में हैं ये एक्चुअली सिंगल बॉन्ड्स नहीं हैं. ये यहाँ ये सारे बॉन्ड्स इक्वल हैं, लेकिन चूँकि इस तरह के स्ट्रक्चर से आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो 2 इन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स से ये बेटर रिप्रेजेंट हो सकती है. या दूसरा तरीका है कि आप इसके अंदर एक सर्कल लगा दें जिससे ये ज़ाहिर हो कि ये सारे कार्बन जो डबल बॉन्ड्स हैं वो एक ही लेंथ के. और बेंजीन जो है उन दोनों स्ट्रक्चर्स का एवरेज है. ये एक्चुअली ये वाले जो भी आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो 1.5 है. ना ये सिंगल बॉन्ड है और ना डबल बॉन्ड है, ये दरमियान में है उनके. तो इसके जितने बॉन्ड्स हैं वो इस तरह, तो या आप बेंजीन को एक इस तरह का सर्कल अंदर उसके इस्तेमाल करके तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर एक डॉटेड सर्कल आप ड्रॉ करें. तो इन दोनों सूरतों में ये पता चलेगा कि ये जितने बॉन्ड्स हैं ये सारे एक जैसे हैं. तो ये उसका करेक्ट वे है अगर आपने इसी तरह के स्ट्रक्चर से उसको रिप्रेजेंट करना हो तो बेस्ट स्ट्रक्चर ये है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि हम इस स्ट्रक्चर की बजाय ये वाले स्ट्रक्चर लिखते हैं, वो इसलिए कि केमिकल रिएक्शंस जब हम कर रहे होते हैं या उनकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं
तो ये इजी है कि इन स्ट्रक्चर की मदद से बेंजीन को रिप्रेजेंट करें। और जब हमने किसी इलेक्ट्रोफाइल पे इसका अटैक कराना हो तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड ब्रेक कर लें तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है। अदरवाइज़ जो ज़्यादा सूटेबल स्ट्रक्चर बनता है वो ये वाला बनता है जिसके अंदर सर्कल है, जिससे मतलब कंफर्म होता है कि बेंजीन के जो बॉन्ड्स हैं वो सारे एक जैसे हैं। अच्छा, अब हम इनको कंपेयर करेंगे बेंजीन को और 1357 साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन को। COT से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट लिखने के लिए। तो आगे जहाँ भी आपको COT लिखा नज़र है उसका मतलब है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। अब हम इनको ना इनकी प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले जो इनका केमिकल रिएक्टिविटी का डिफरेंस है उसको आप देखें। अगर ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस भी किया था और इसको दोबारा हम देख लेते हैं कि जो बेंजीन है अगर उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को देखा जाए तो ब्रोमीन वाटर अगर उसमें डालें तो बेंजीन पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डज़ नॉट गेट एडिड टू दी बेंजीन रिंग। लेकिन अगर आप साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन के साथ ब्रोमीन को ट्रीट करें तो ये इवन एट वेरी लो टेम्परेचर ब्रोमीन इसके अंदर ऐड अप हो जाती है और आपको 100% यील्ड मिलती है। मतलब ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये सबसे पहला इनका जो डिफरेंस है केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर कि डिस्पाइट दे आर लुकिंग सिमिलर, मतलब दोनों के अंदर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी रिएक्टिविटीज़ के अंदर बड़ा फ़र्क है। यानी कि एक में जो है वो एल्कीन लाइक बिहेवियर मौजूद है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में, जिस तरह जहाँ पे ब्रोमीन आपने देखा कि ऐड हो गई, और दूसरी जो बेंजीन है उसके अंदर ये बिहेवियर मौजूद नहीं है। उसके अंदर डिस्पाइट दोज डबल बॉन्ड्स ब्रोमीन डज नॉट गेट एडेड टू दी बेंजीन रिंग। फिर आप इनके स्ट्रक्चर्स को देखें। पहली चीज़ हमने सबसे पहली चीज़ क्या देखी कि इनकी रिएक्टिविटी को अगर आप देखें तो ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट ने मैसेज किया कि इसको रिपीट करें। तो इसमें जो रिएक्टिविटी की बात है कि अगर आप ब्रोमीन से रिएक्ट करें दोनों को, ये बेंजीन है, मतलब ये स्टाइरीन का मॉलिक्यूल है लेकिन हम बेंजीन रिंग पे फोकस कर रहे हैं। बेंजीन रिंग को अगर आप देखें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, ये वैसे का वैसा ही है इस रिएक्शन के बाद भी। इट मीन्स कि ब्रोमीन एल्कीन पे तो ऐड हो गई, बेंजीन के अंदर ऐड नहीं हुई। दूसरा अगर देखें साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के मॉलिक्यूल को तो ब्रोमीन जो है उसके अंदर देखें कि बहुत लो टेम्परेचर पे भी ऐड हो गई। इट मीन्स कि इन दोनों की रिएक्टिविटी बहुत डिफरेंट है। बेंजीन की रिएक्टिविटी ईजी नहीं है, मतलब बेंजीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, जबकि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो है वो रिएक्ट कर जाती है, वो इतना स्टेबल नहीं है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। उनके स्ट्रक्चर बहुत हद तक डिफरेंट हैं, कैसे अभी उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बेंजीन को देखें, इसमें सारे कार्बन जो बॉन्ड्स हैं वो एक जैसे हैं। मतलब अभी हमने ये डिस्कस किया कि बेंजीन के सारे कार्बन बॉन्ड्स की लेंथ 1.395 एंगस्ट्रॉम है और इनका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। मतलब ना ये सिंगल बॉन्ड्स हैं ना डबल इनके दरमियान में। लेकिन आप अगर साइक्लोऑक्टाटेट्राइन को देखें तो उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं और उसकी बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट है। यहाँ पे आप अगर देखें तो सिंगल बॉन्ड्स की लेंथ 1.462 एंगस्ट्रॉम है, डबल बॉन्ड की लेंथ जो है वो 1.334 एंगस्ट्रॉम है। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के अंदर दोनों तरह के बॉन्ड्स मौजूद हैं, आधे सिंगल हैं आधे डबल हैं। बेंजीन की तरह वाला इसमें नहीं है कि इसके सारे बॉन्ड एक जैसे हों। तो ये दूसरा डिफरेंस आ गया जो कि इनकी बॉन्ड लेंथ्स का है। और फिर इसके बाद एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो भी कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इज़ नॉट प्लेनर लाइक बेंजीन बट इंस्टेड इट इज़ टब शेप्ड। अगर आप बेंजीन को देखें तो बेंजीन जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल है, वो बिल्कुल एक प्लेन के अंदर होता है, मतलब वो कोई 3 डायमेंशन में नहीं निकला हुआ होता। लेकिन अगर आप साइक्लोऑक्टाटेट्राइन को देखें तो इसकी शेप ये एक टब की तरह की बनती है। ये सेंटर वाले जो 4 एटम हैं ये बिल्कुल एक प्लेन में और साइडों वाले ये दोनों ऊपर हैं। तो मतलब ये देखें कि एक इस तरह टब सा बनता है।
जो पानी डालने वाला टब होता है, ये बिल्कुल उस तरह की शेप का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इनकी जो शेप्स हैं ये भी डिफरेंट हैं। सो अभी तक हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहली कि बेंजीन और साइक्लोऑक्टेट्राईन की रिएक्टिविटीज़ बहुत डिफरेंट हैं। दूसरी चीज़ कि इनके जो बॉन्ड्स की लेंथ है वो डिफरेंट है। बेंजीन के अंदर सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, जबकि साइक्लोऑक्टेट्राईन के जो बॉन्ड्स हैं उसमें कुछ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं और कुछ डबल बॉन्ड्स हैं। और थर्ड चीज़ जो हमने देखी कि जो शेप हैं, बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, जबकि साइक्लोऑक्टेट्राईन जो है वो एक टब शेप्ड मॉलिक्यूल है। ये इस लेक्चर के बाद मैं आपको इसकी जो 3 डायमेंशनल एक्चुअल शेप बनती है वो भी कोशिश करूँगा कि दिखा दूँ। मेरे पास वो एक सॉफ्टवेयर में पड़ी हुई है इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो मैं आपको वो सही मतलब घुमा के हर साइड से दिखा दूँगा कि वाकई ये टब शेप्ड बनती है। फिर द पाई बॉन्ड्स ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोऑक्टेट्राईन आर आल्सो डिफरेंट। अगर आप इनके पाई बॉन्ड्स को देखें तो ये भी डिफरेंट हैं। ये कैसे डिफरेंट है अभी देखते हैं। सबसे पहले देखें कि एक्यूल स्ट्रक्चर बेंजीन के जो हैं ये सजेस्ट करता है कि हर कार्बन एटम ट्राइगोनल होना चाहिए और उसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और इसका मतलब है कि हर कार्बन एटम के पास एक 2p ऑर्बिटल बच जाता है। आपको पता है ना, जब कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो एक 2p ऑर्बिटल वेकेंट बच जाता है, 2pz, या जो एक मतलब 2p ऑर्बिटल एक्स्ट्रा होता है जो कि इस तरह से बच जाता है कार्बन के पास। अब अगर ये सारे कार्बन के पास एक एक 2p ऑर्बिटल बच जाए तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, क्योंकि ये सारे आपस में यहाँ पे ओवरलैप करके तो एक कंटिन्यूस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइट वाली फिगर के अंदर कि बेंजीन के ऊपर और नीचे ये एक आपको शो किया गया है कि इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद है। यहाँ पे यही बात लिखी है, जो पहला पॉइंट है जो मैंने भी आपको बता दी कि ये सारे मिलकर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं। अब आप देखें कि बॉन्डिंग जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो आपको शो किया गया है, ये जो आपको शो किया गया है ना, ये वाला, ये इसका बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो सबसे लो एनर्जी का है। इसके अलावा भी इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन हम मेजर इसी पे फोकस करेंगे जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड है हमारे लिए इस टाइम। दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शोज दैट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in benzene lies in a donut shaped region both above and below the plane। तो इसमें आप देखें इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या आपको पता चलता है, जो भी हमने देखा है कि जो बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये एक डोनट शेप्ड, ये देखें ना, डोनट ऐसा ही होता है ना जो आप खाते हैं बेकरी से लेके, तो ये डोनट शेप जो है वो इसकी जो अबव और बिलो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजाइड करती है बेंजीन के रिंग के ऊपर और नीचे। तो जो ये वाला ओवरलैप है इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स से सिंबलाइज करते हैं। जो बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हम मतलब दो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, एक में एक 3 जगह पे डबल बॉन्ड और दूसरे में डिफरेंट 3 जगह पे, उससे पता चलता है कि ये सारा जो पाई इसके ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ओवरलैप्ड हैं। मतलब या वो बेंजीन के अंदर एक रिंग बना दें तो उससे भी यही पता चलता है कि ये सारे ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप्ड हैं और एक सिंगल इन्होंने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया हुआ है। अब आप अगर देखें जो पाई इलेक्ट्रॉन ओवरलैप है, इसी को अगर हम इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप लें, बेंजीन का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप्स के बारे में हमने पढ़ा था पिछले कोर्स के अंदर कि वो आपको इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और मॉलिक्यूलर साइज़ के बारे में। तो यहाँ पे आप देखें अगर तो आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये जो ऊपर वाला रीजन है ये रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इससे साबित हुआ कि वो जो अबव और बिलो उसके डोनट शेप्ड आपको नज़र आ रहा था पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वहाँ पे ही सारा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो रिज़ाइड करती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज़ हैं ये अबव और बिलो वाले। मतलब रिंग को अगर आप इसी तरह रखें जिस तरह ये पड़ा हुआ है तो इसके अबव और बिलो जो एरियाज़ हैं ये दोनों ये इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज़ बनेंगे। अब अगर आप साइक्लोऑक्टेट्राईन को देखें तो उसके सारे जो कार्बन एटम्स हैं ये कोप्लेनर नहीं, मतलब एक प्लेन के अंदर नहीं आते, बट दे आर नेवरदलेस ऑल ट्राइगोनल।
एक चीज़ है कि हैं सारे वो भी ट्राइगोनल क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, लिहाजा वो ट्राइगोनल होंगे। तो अब इसका मतलब क्या है कि वहाँ भी हर कार्बन एटम के ऊपर एक 2p ऑर्बिटल मौजूद है। किसके अंदर हम बात कर रहे हैं? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन की, कि उसके अंदर भी हर एटम के ऊपर एक 2p ऑर्बिटल एक्स्ट्रा मौजूद है, जिस तरह बेंजीन के ऊपर मौजूद है। लेकिन होता क्या है कि जो उसकी शेप है वो प्लेनर नहीं है, वो टब शेप्ड है। तो जो उसकी टब शेप है वो उन 2p ऑर्बिटल्स को फोर्स करती है कि वो आपस में इस तरह से अरेंज हों कि उनका दरमियानी जो एंगल बनता है वो 63 डिग्री का तकरीबन बनता है। तो उस वजह से अब ये को प्लेनर नहीं हो सकते। अगर 120 डिग्री का होता तो ये को प्लेनर होते, लेकिन जो इनका एंगल है ये इनका 90 डिग्री का बनता तो ये को प्लेनर होते, लेकिन ये एंगल 63 डिग्री का बनता है। तो इस वजह से ये को प्लेनरिटी से काफ़ी दूर हैं, और अब सारे आपस में जिस तरह बेंजीन के वो बिल्कुल एक लाइन के अंदर थे उस तरह नहीं है और ओवरलैप नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस तरह यूनिफॉर्म नहीं है जिस तरह बेंजीन का था। ये चीज़ थोड़ी सी में भी मुश्किल हो, लेकिन इसको आप दिमाग में डालने की कोशिश करें। मैं आपको वापस उधर ले जाता हूँ, यहाँ पे जहाँ बेंजीन की शक्ल दिखाई थी। ये देखें आप, बेंजीन के जो ऑर्बिटल्स हैं ये सारे आपस में यहाँ से ओवरलैप कर सकते हैं क्योंकि ये एक प्लेन के अंदर हैं। लेकिन अगर साइक्लोऑक्टाटेट्राइन को आप देखें तो ये एक प्लेन में नहीं है। ये चूँकि उसकी शेप टब शेप है, इसलिए इनकी जो आपको नज़र आ रहा है अरेंजमेंट इनकी नज़र आ रही है वो डिफरेंट है, और उस अरेंजमेंट की वजह से ये आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते क्योंकि ये एक प्लेन में ही नहीं है। लिहाजा साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो है वो इस तरह का एक कंटिन्यूस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं बना सकती। और इस वजह से ये क्या करती है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन? इट कंटेन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स ऑफ 2 कार्बन ईच। तो इसके अंदर ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बचते हैं ये हर एक 2-2 कार्बन का बना हुआ है। मतलब ये एक आप समझें कि 4 ईथीन मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर इंडिविजुअली जुड़े हुए हैं। ये इस तरह से इसकी अरेंजमेंट बनती है और वो आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। तो इसको आप यही समझ सकते हैं अपनी आसानी के लिए कि 4 इथीन मॉलिक्यूल्स को रख के हमने जोड़ा हुआ है। तो चूँकि इनके दरमियान कोई ओवरलैप नहीं है इसलिए इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल नहीं हैं जिस तरह बेंजीन के थे। मतलब आप इस तरह का रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ये गलत होगा। क्यों कि यहाँ पे जो ये इसके बॉन्ड्स हैं ये दरमियान वाले सिंगल बॉन्ड्स हैं साइडों, और ये जो डबल हैं यही डबल हैं। लेकिन बेंजीन में कोई सिंगल डबल नहीं है, वो सारे एक जैसे बॉन्ड्स हैं बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं। तो ये आपने अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है इसको जहन में रखना है कि इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के, जबकि बेंजीन के बन सकते हैं। अब इस सारी चीज़ को हम समराइज़ करते हैं जो अभी तक हमने इनके बारे में डिस्कस की है बेंजीन और साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के बारे में। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात करेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बेंजीन के बन सकते हैं क्योंकि उसके 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, लेकिन जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बन सकते क्योंकि उसके जो 2p ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं करते। इसके अलावा हमने शेप्स को भी डिस्कस किया कि बेंजीन की शेप जो है वो प्लेनर है जबकि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन की शेप टब शेप्ड है। फिर बेंजीन के अंदर सारे जो बॉन्ड्स हैं वो एक जैसे हैं, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के अंदर एक जैसे नहीं हैं। और उसके अलावा हमने एक और चीज़ भी डिस्कस की थी कि जो बेंजीन है वो रिएक्ट नहीं करती एल्कीन्स की तरह, जबकि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन एल्कीन्स की तरह रिएक्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की हेडिंग के अंडर डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट आती है जी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। अब हमने देखना है कि जो बेंजीन की स्टेबिलिटी है, मतलब ये रिएक्ट नहीं करती, ये किस वजह से है या इसकी क्या डिस्कशन है, इसको थोड़ा सा अपने गौर से समझने की कोशिश करनी है। ये मतलब सिंपल ही लिखा हुआ है लेकिन स्टिल इट इज़ अ बिट टेक्निकल। तो जो 19th सेंचुरी के केमिस्ट थे उन्होंने बेंजीन को अनयूजुअली स्टेबल पाया। वाई? बिकॉज इट इज़ इनर टू रीएजेंट्स दैट रिएक्ट विद ऑर्डिनरी एल्कीन्स।
कि जिस तरह आपने देखा कि साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन रिएक्ट करती है ब्रोमीन के साथ लेकिन बेंजीन नहीं करती। तो इस तरह से उन साइंटिस्ट्स ने कहा कि ये अनयूजुअली स्टेबल है। लेकिन जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसका होना या ना होना, इसको केमिस्ट्री में हम एनर्जी कंटेंट से रिलेट करते हैं। ऐसे नहीं कह सकते ज़ुबानी कि ये वाला केमिकल रिएक्ट करता है और ये नहीं करता। हम उसको एनर्जी की टर्म्स में देखते हैं कि किसकी एनर्जी कितनी है या हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, तो उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको बनाना कितना आसान है। अगर आप ज़्यादा प्रिसाइज वे देखें तो वो है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन से, डेल्टा एच नॉट एफ से। बेंजीन और साइक्लोऑक्टेट्राहीन चूँकि इनका एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसा है, दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला CH है ना, बेंजीन का C6H6 है और उसका C8H8 है, तो दोनों का जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो CH ही बनेगा। तो हम उनकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन पर CH ग्रुप है उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं और देख सकते हैं कि फिर कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, साइक्लोऑक्टेट्राहीन ज़्यादा स्टेबल है या बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर आप देखें, अब ये वाली स्लाइड थोड़ी सी गौर से आप लोगों ने देखनी है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखें, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन है दैट इज़ 82.93 किलो जूल पर मोल। ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है बेंजीन की, ये टोटल है उसकी, ठीक है। अब जो अगर आप एक CH ग्रुप की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना चाहें तो उसको 6 से डिवाइड करेंगे। क्यों कि बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H6, इट मीन्स कि उसमें 6 CH ग्रुप मौजूद हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास 13.8 किलो जूल पर मोल पर CH ग्रुप आता है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बेंजीन जो है उसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है पर CH ग्रुप दैट इज़ 13.8 किलो जूल पर मोल। अब आप दूसरी तरफ उसको देखते हैं, जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है उसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन है पर CH ग्रुप हमने 13.8 किलो जूल पर मोल निकाल ली। अब अगर आप साइक्लोऑक्टाटेट्राइन की हीट ऑफ फॉर्मेशन देखें तो वो 298 किलो जूल पर मोल बनती है टोटल। तो अगर आप देखें उसको डिवाइड करें 8 से, यानी कि उसके अंदर 8 CH ग्रुप है ना, तो उसको 8 से डिवाइड करें तो 37.3 किलो जूल पर मोल पर CH ग्रुप बनती है। मतलब इतनी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है उसके पास पर एक CH ग्रुप के पास। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, इनको यानी कि माइनस करें, 37 में से 13.8 माइनस करें तो 23.5 किलो जूल पर मोल जो बेंजीन है ये मोर स्टेबल बनती है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन की निस्बत, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। तो CH ग्रुप मतलब पर CH ग्रुप, एक CH ग्रुप बेंजीन का इतने किलो जूल पर मोल 23.5 किलो जूल पर मोल ज़्यादा स्टेबल बनता है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन की निस्बत, क्योंकि जिसके पास जितनी एनर्जी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब अगर आप इसको एक CH ग्रुप को आप मल्टीप्लाई करें 6 से, यानी कि ये तो आ गई ना एक CH ग्रुप की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्टेबल है, तो अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो फिर कितनी बनती है आपके पास 141 किलो जूल पर मोल। मतलब बेंजीन के अंदर 6 CH है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई किया। अब ये टोटल वैल्यू आ गई कि अगर इस जैसी कोई कॉन्जुगेटेड ट्राईन होती, यानी कि बेंजीन जैसी अगर आप साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है जैसे इस तरह की अगर ट्राईन बनाएं जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स हों और वो कॉन्जुगेटेड भी हो, तो उससे बेंजीन इतने किलो जूल पर मोल ज़्यादा स्टेबल है, 141 किलो जूल पर मोल। तो ये वो एनर्जी की वैल्यू है जो बेंजीन को ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है। मतलब ये अगर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आती है। अब इसमें थोड़ा सा अभी बताता हूँ कि ये वैल्यू मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ कैलकुलेट की गई है। तो इस एनर्जी डिफरेंस को कहते क्या हैं, इट्स को एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये एम्पिरिकल फार्मूला से हमने निकाली है। सो एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी जो है ये एक्सपेरिमेंटल एस्टिमेट है उस स्टेबिलिटी का जो कि बेंजीन के अंदर पाई जाती है, और ये वो एनर्जी है जिसकी वजह से बेंजीन स्टेबलाइज्ड है, एंड इट इज़ देयरफॉर एन एनर्जी दैट बेंजीन डज नॉट हैव।
मतलब ये एक्स्ट्रा एनर्जी बेंजीन के पास नहीं है जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल है। जिस चीज़ के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना अनस्टेबल होगा, एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना स्टेबल होगा। तो इस जो एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एस्टिमेट की गई है और दीज एस्टिमेट्स रेंज फ्राम 126 टू 172 किलो जूल पर मोल। मुख्तलिफ़ बुक्स में आपको ये वैल्यू डिफरेंट मिल सकती है, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, मतलब वो इस रेंज तक हो सकती हैं, ठीक है। और जो हमने उसको 6 से मल्टीप्लाई किया था वो इस वजह से किया था कि 6 CH ग्रुप होते हैं बेंजीन के अंदर, हमने एक CH ग्रुप की वैल्यू निकाली थी, तो 6 जब होंगे तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी मतलब बेंजीन की ओवरऑल एनर्जी जो है फिर वो 141 आएगी। अदरवाइज़ 23.5 थी वो 1 CH ग्रुप की आ रही थी, क्योंकि CH उसका एम्पेरिकल फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक लार्ज वैल्यू है, मतलब 100 से ऊपर है, तो इसकी वजह से बेंजीन की जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वो आ जाती है। ठीक हो गया। तो जो इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वो एरोमेटिसिटी और हकल रूल था। एक्चुअल वो टॉपिक था जिसके बारे में कल क्वेश्चन भी किसी ने किया था कि इसकी फिर आप एग्जैक्ट मॉडर्न डेफिनेशन बताएं, तो लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और लेंथी टॉपिक है जो कि इस टाइम फ्रेम के अंदर कवर नहीं हो सकता, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे और उसमें एक्चुअली हम देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, उनको क्या क्या क्राइटेरिया जो है ना उस पर पूरा उतरना चाहिए, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं।